हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम दे आईएएस का टेस्ट नंबर 2.8 करने वाले हैं, जो यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। आप पूरा टेस्ट करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये टेस्ट नंबर दूसरा है, इससे पहले एक टेस्ट हो चुका है। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, कृपया देख लें। यदि और भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखेंगे एक तरफ तट है आपका, एक तरफ अवस्थिति है, यानी कौन सा तट किस राज्य में अवस्थित है ये आपको बताना है। तो ओखा, ओखा आपका यहाँ पे गुजरात में अवस्थित है। कन्नूर, कन्नूर आपका केरल से संबंधित है। वहीं बखखाली, यह आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कारवाड़, यह आपका कर्नाटक का है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका 2, 1, 4, 3 यानी 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको यहाँ पे अवरोही क्रम में यानी छोटा से बड़ा हाइट के हिसाब से आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं आप, सबसे पहले पहला आपका कंचनजंगा। तो कंचनजंगा की ऊंचाई जो है आपका 85-98 मीटर है। वहीं अन्नापूर्णा की लंबाई ऊंचाई की बात करेंगे तो यह आपका 80-91 है, यानी 80-91 आपका यह है कंचनजंगा 85-98 मीटर। वहीं धौलावीरा की बात करेंगे तो यह आपका 8172 मीटर है। जबकि मकालू, मकालू आपका 84-81 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सबसे जो छोटा होगा, यानी अवरोही क्रम में बताना है तो लास्ट में सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी जो आपका नंबर 1 है वो लास्ट में होना चाहिए। इस तरीके से आपका 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो यहाँ पे सूची का जो जितने भी क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। एक तरफ आपका पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो देखते हैं चीन श्रृंखला, चीन श्रृंखला आपका मणिपुर से संबंधित है। वहीं सारामती की बात करें तो यह आपका नागालैंड में अवस्थित है। कोल्लई मलाई, यह आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। वहीं मिकिर की बात करें तो यह आपका असम से संबंधित है। इस तरीके से आप देखेंगे तो 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 यानी आपका पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4th नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ जनजातियाँ हैं, दूसरी तरफ उनका निवास स्थल दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे लिम्बू, तो लिम्बू जो है आपका सिक्किम से रिलेटेड है, मणिपुर की नहीं है। तो यही यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी कोन्याक नागालैंड यह सही सुमेलित है। नोटिया त्रिपुरा का है, यह भी आपका सही सुमेलित है। जबकि हालचू अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अंडमान निकोबार में सेंटलीज तथा जारवा जनजाति भी पाई जाती हैं। वहीं भारत की कुछ और जनजातियों के भी नाम जान ले जो कि यूपी पीसीएस में बार बार पूछा जाता है। जैसे तोड़ा, तोड़ा तमिलनाडु में पाई जाती है। वहीं भील की बात करें तो यह महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जबकि थारू जनजाति यूपी तथा उत्तराखंड में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसमें आपको पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम बताना है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पे भवानी, यह भी आपका पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। कामनी भी और कृष्णा भी, ये दोनों नदियाँ कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि साबरमती की बात करें तो यह अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है तथा यह गुजरात में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6 नंबर। तो यहाँ पे सूची का क्वेश्चन आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका खदान दिया गया है और एक तरफ भारत में उनकी अवस्थिति कहाँ है, यानी वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो देखते हैं रणजीत घाटी। तो रणजीत घाटी की बात करेंगे तो यह आपका सिक्किम से संबंधित है। वहीं झिलमिली,
झिलमिली की बात करेंगे तो यह आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जबकि बरोरा यह आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। जबकि लास्ट डी ऑप्शन है जो आपका नामचिक नामफुक, यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 3 4 2 यानी 3 4 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसमें छठे में आपका सी सही होगा, सॉरी माफ़ करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं? तो इसमें आपको ठंडी बताना है। तो क्यूराइल जलधारा, तो यह आपकी ठंडी जलधारा है जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। वहीं नार्वे जलधारा की बात करें तो यह गर्म जलधारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। इरिमिंगल जलधारा की बात करें, इरिमिंगर की, तो यह आपकी ठंडी जलधारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। जबकि क्यूरेसियो की बात करें तो यह आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। तो इस तरीके से आपका 3-1 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8वां नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। मिसौरी नदी दक्षिणी रॉकी पर्वत से निकलकर मिसिसिपी नदी में मिलती है, तो यह आपका सही है। मिसौरी और मिसिसिपी के संगम पर कंसासा शहर बसा हुआ है, तो यह गलत है। यहाँ पे कंसासा नहीं, सेंट लुइस नगर बसा हुआ है। मिसिसिपी तथा मिसौरी के डेल्टा को पक्षी आकार के डेल्टा के रूप में जाना जाता है, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। इससे एक बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेरेकाप स्थल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्रीमिया तथा यूक्रेन के मध्य अवस्थित है, तो यह यहाँ पे सही है। यह क्रीमिया और यूक्रेन के बीच ही अवस्थित है। यह काले सागर को सिवासा नामक समुद्र से अलग करता है, तो यह भी सही है। यानी 90 में यहाँ पे सत्य पूछा है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10th नंबर। इजराइल की सीमा निम्न में से किस देशों के साथ लगती है? तो इजराइल की सीमा के बारे में पूछा गया, क्योंकि आपको पता होगा कि इजराइल का फ़िलिस्तीन के साथ युद्ध चल रहा है और इस कारण से इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो पहला है आपका मिस्र, तो इजराइल की सीमा मिस्र से लगती है। दूसरा है सीरिया, सीरिया का भी लगता है। तीसरा है जॉर्डन, जॉर्डन का भी सीमा इजराइल से लगता है। और चौथा है लेबनान, लेबनान की भी सीमा सीरिया से लगती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सारे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11th नंबर। मानव और पर्यावरण संबंध निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नियतिवादी अवधारणा या एफ रेटजिल, तो यह उनके द्वारा दिया गया था, यह सही है। नवनियतिवादी अवधारणा ग्रिफिथ टेलर, या ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया है, यह भी सही है। सांस्कृतिक निश्चयवाद यह कार्ल ओ सावर के द्वारा दिया गया, जबकि संभववादी अवधारणा कार्ल रिटर नहीं विडाल डी लवलासा के द्वारा दिया गया। यही यहाँ पे गलत है, जो कि यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया कि वैश्विक नेटवर्क में शामिल कौन सा भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम से कंचनजंगा, मेघालय में नोकरेक, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, वहीं ओडिशा में सिमलीपाल, अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी पर्वत, अगस्ता मलाई, पंचमढ़ी, अमरकंटक तथा पन्ना। तो ये सारे यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे नोकरेक और अचान कमार अमरकंटक ये तो शामिल है, मगर मानस तथा डिब्रूगढ़ सुखया इसमें शामिल नहीं है, यानी 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कांवड़ताल झील के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन कर सही उत्तर का चयन करें। इसमें पहला है आपका, यह एशिया की सबसे मीठी पानी
मीठे जल की गोखुर झील है, तो यह आपका सही है। बिहार के बेगूसराय में स्थित यह झील गंगा की सहायक नदी गंडक के विसर्ग के कारण बनी हुई, तो यह भी सही है। इस प्रकार यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीर्थहल्ली किस फसल पौधे की एक किस्म है? तो यह आपका सुपारी की एक किस्म है जो कि कर्नाटक में उगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ दिवस दिया गया है, दूसरी तरफ तिथि है, तो इसको आपको मिलान करना है। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस यह आपका 3 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस यह आपका 20 मई को मनाया जाता है। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस यह आपका 21 मई को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे 2, 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भी कुछ इम्पोर्टेंट दिवस को आप याद रखेंगे, जैसे जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, वहीं विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस की बात करेंगे तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि पर्यावरण दिवस आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024 का बुकर पुरस्कार जेनी एर्पेनबेक तथा अनुवादक माइकल हफमैन को प्रदान किया गया, तो यह गलत है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, न कि बुकर पुरस्कार, तो यह गलत है। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पॉल लीच को प्रदान किया गया, यह भी गलत है, क्योंकि यह इन्हें बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें आपका नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ पे दोनों ही नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कर उनमें से सत्य कथन की पहचान करें। सेला सुरंग भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग है, जिसे हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर्स ने मान्यता प्रदान की है, तो यह आपका सही है। सेला सुरंग सिक्किम में स्थित है, तो यह सिक्किम में नहीं है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है आपका। सेला सुरंग का उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, तो यह आपका यहाँ पे सही है। यहाँ पे सत्य पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ दिया गया है आपका साड़ी के प्रकार और दूसरी तरफ है आपका संबंधित राज्य। तो पोचमपल्ली इकत यह साड़ी के प्रकार तेलंगाना में पाया जाता है। कुनबी साड़ी यह आपका गोवा में पाया जाता है। मेखला साड़ी असम में पाया जाता है। वहीं मलंगिरी आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली एक साड़ी के प्रकार है। इस तरह से देखेंगे तो आपका यहाँ पर दिया गया विकल्प सारा सही है, या सही सुमेलित है, यानी 1, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से उन नवीन प्रौद्योगिकियों का चयन करें जिनके माध्यम से हम खाद्य पदार्थ में कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग यह भी सही है। नो टिल फार्मिंग इसके द्वारा भी हम कम कर सकते हैं। परिशुद्धता किण्वन यह भी सही है। आहार की आदतों में बदलाव, तो इन चारों के माध्यम से हम खाद्य पदार्थ में कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त चारों सही हो जाएंगे, यानी सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा लाइम बीमारी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में आया? तो यह आपका केरल में आया था सबसे पहले। केरल के या एर्नाकुलम ज़िले में पहले बार यह मामला देखने को मिला। यह एक जीवाणु जनित रोग है। लाइम बीमारी अमेरिका तथा यूरोप में बहुत ही एक साधारण रोग माना जाता है। यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे यह एक टाइम पे बीमारी का होना आम बात था। चलिए 21वां नंबर देखते हैं। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह आपका सही है। यह सम्मान बंगाल फ्लोरिकन के संरक्षण की दिशा में किए गए उनके प्रयासों के लिए दिया गया, तो यह गलत है, क्योंकि बंगाल फ्लोरिकन के लिए नहीं, ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क पक्षी के संरक्षण के लिए उन्हें व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? अब
प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक, तो इसे शामिल किया जाता है। घिसावट या पूंजी का उपभोग, इसे भी शामिल किया जाता है। हस्तांतरित आय, इसे शामिल नहीं किया जाता है जीडीपी की गणना में। पूंजीगत लाभ या हानि, इसे भी शामिल नहीं किया जाता। तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं पूछा था, तो 3 और 4 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि इसमें और किन किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। विदेशों से प्राप्त उपहार को भी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। उस वर्ष की उत्पादित वस्तुओं को भी नहीं शामिल किया जाता है। हस्तांतरित आय को भी नहीं शामिल किया जाता है। हस्तांतरित आय के अंतर्गत बोनस तथा पेंशन को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 23 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। विशेष, एक तरफ है आपका विशेष राज्य का दर्जा और दूसरी तरफ है कि उन्हें किस वर्ष में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। जैसे नागालैंड को 1969 में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वहीं मेघालय की बात करें तो इसे 1972 ईस्वी में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश को 1971 में, जबकि मिजोरम को 1975 में। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 3 1 2 4 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए और भी राज्यों को जानते हैं कि किन्हें कब कब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसके लिए ट्रिक है, अंधा राजा मनहरी हाय मात्री में सीमी एगो, यानी अंधा से होता है आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को दिया गया। राजा से होता है राजस्थान, उसके बाद से राजस्थान को दिया गया। मन में जो मन होता है उससे म से महाराष्ट्र तथा गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। न से होता है नागालैंड, उसके बाद से नागालैंड को दिया गया था। हरी से होता है हरियाणा, उसके बाद से हरियाणा को दिया गया था। और हाय से होता है हिमाचल प्रदेश को उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा मिला। मातृ में इन तीनों को यानी मणिपुर, त्रिपुरा और मे से मेघालय, इन तीनों को एक ही साथ विशेष राज्य का दर्जा 1972 ईस्वी में मिला था। सीमी से सिक्किम, यानी सी से उसमें सिक्किम होता है, उसके बाद सिक्किम को मिला था। मी से मिजोरम, उसके बाद मिजोरम को, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा को प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 24 नंबर, मुद्रास्फीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति से परिवर्तनशील आय समूहों को लाभ होता है, तो यह सही है। मुद्रास्फीति से बेरोजगारी में वृद्धि होती है, तो यह गलत है, क्योंकि बेरोजगारी में कमी होती है न कि वृद्धि। निर्यात में कमी होती है, तो यह सही है। यहाँ पे आपसे असत्य कथन पूछा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन यानी केवल 2 गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए ये जान लेते हैं कि किन को लाभ होता है मुद्रास्फीति से और किन को हानि होती है, तथा किन किन चीज़ों में वृद्धि तथा किसमें कमी होती है। तो लाभ की बात करें तो उत्पादक, व्यापारी, कृषक, परिवर्तनशील आय वर्गों को लाभ होता है। वहीं हानि उपभोक्ता तथा ऋणदाता को हानि होती है। जबकि वृद्धि की बात करें तो आयात तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, जबकि कमी में निर्यात में कमी तथा सार्वजनिक बचत में कमी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखेंगे एक तरफ है योजना और एक तरफ है इनके प्रारंभ होने का वर्ष, तो इसे आप मिलान करना है आपको। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, तो यह आपका 1999 में आई थी। ग्राम सड़क योजना, तो यह आपका 2000 में आई थी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये आपके यहाँ 1988 में आया था। जबकि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना यह 2004 में आई थी। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका 2 1 3 4 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कैथरीन तंजानिया की सर्वोच्च चोटी है, तो यह सही है। यह सही नहीं है, क्योंकि यह मिस्र की सर्वोच्च चोटी है। यह सनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर अवस्थित है, तो यह आपका सही है। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ अवस्थित है? तो डिसअपॉइंटमेंट झील ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, जो कि गिब्सन मरुस्थल के दक्षिण में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
लेते हैं 28 नंबर। निम्न में से कौन सा एक रूस को यूरोपीय रूस तथा एशियाई रूस में विभाजित नहीं करता? तो यहाँ पे वोल्गा नदी रूस को एशियाई रूस तथा यूरोपीय रूस में विभाजित नहीं करता। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है जो कि जिसका विस्तार 2 महाद्वीपों में है। इसका अधिकांश क्षेत्र एशिया में पड़ता है, जबकि इसकी अधिकांश जनसंख्या यूरोप वाले पोर्शन में निवास करती है। और इसको एशिया तथा यूरोप में विभाजित करने वाले जो प्राकृतिक सीमा है उसका निर्धारण यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा यूराल नदी द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ है आपका पर्वत और दूसरी तरफ है उनकी अवस्थिति। तो ये आपको बताना है कि कहाँ पे कौन सा पर्वत स्थित है। ग्रैम्पियन आपका स्कॉटलैंड में पाया जाता है। एपे9 आपका इटली में पाया जाता है। हार्ज की बात करें तो हार्ज पर्वत जर्मनी में, वहीं P9 आपका इंग्लैंड में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 3-4-2-1 आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक अस्वाक्षांश कहलाता है? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अस्वाक्षांश कहा जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। इन अक्षांशों में हवाओं के नीचे उतरने के कारण वायु का क्षैतिज संचलन नहीं हो पाता है, जिससे वायुमंडल प्रायः शांत रहते हैं। मध्य युग में घोड़ों को ले जाने वाले व्यापारी इस शांत वायुमंडल में फंस जाते थे, जिससे निकलने के लिए प्रायः वह घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, जिससे नाव का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता था तथा फंसी हुई नाव बाहर निकल जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 31 नंबर एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है आपका। ब्लू चिप कंपनियों को सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है। तो यह आपका सही है। ब्लू चिप कंपनियों के पास लाभांश भुगतान और स्थिर वृद्धि का एक सुसंगत इतिहास है। तो यह भी सही है। तो अब कारण का जो अभिकथन है और कारण ये दोनों सही है तथा अभिकथन का कारण स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही है, यह आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। लारेंज वक्र, तो यह आय की विषमता को बताता है, यह सही है। गिनी गुणांक आय में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप को बताता है, यह भी सही है। कुजनेट्स वक्र प्रति व्यक्ति आय की विषमता की माप को बताता है, तो यह भी सही है। फिलिप्स वक्र के द्वारा बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के संबंधों को दर्शाया जाता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे जितने विकल्प हैं वो सही सुमेलित हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, यह सही है। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, यह सही है। मूल्य में कमी होने पर इन वस्तुओं की मांग में कमी होती है, तब बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है, जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो यहाँ पर नगरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, बताना है आपका। औद्योगिकरण तो यह एक कारण है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, यह भी एक कारण है नगरीकरण का। शिक्षा के अवसर, तो यह भी एक नगरीकरण का कारण है। जबकि कृषि क्षेत्र में विस्तार, यह नगरीकरण का कारण नहीं है, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 37 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ है आपका केंद्र, दूसरी तरफ है स्थान, यानी कौन सा केंद्र किस स्थान पे अवस्थित है, यह आपको बताना है। तो राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी, यह आपका हैदराबाद में अवस्थित है। जबकि भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, यह आपका अहमदाबाद में से संबंधित है।
जबकि इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई यह आपके तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। लास्ट है आपका परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, यह आपका कोलकाता में अवस्थित है। तो इस तरीके से देखेंगे आप तो 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन रॉन्ग मैच है ये बताना है। परमाणु पदार्थ निर्देशालय यह आपका हैदराबाद में है, यह सही है। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड यह यहाँ पे नई दिल्ली दिया गया है, यह नई दिल्ली में नहीं है, यह मुंबई में आपका है। तो यहाँ पे यही गलत मैच है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड यह आपका मुंबई में, यह भी सही है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यह इंदौर में है, तो यह भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित नहीं है? रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, तो यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। कांच में आई दरार, यह भी है। जल में पड़ी परखनली का चमकना, यह भी आपका है। बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का का ऊपर उठा दिखाई देना, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण नहीं है। तो यहाँ पे यही नहीं सही है, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यह अपवर्तन का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तारे के रंग का निर्धारण उसके पृष्ठताप से होता है, तो यह सही है। उच्च पृष्ठताप वाले तारे सफ़ेद रंग के होते हैं, यह भी सही है। अत्यधिक उच्च ताप वाले तारे नीले रंग के होते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पूछा है कौन सा असत्य है, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है। निम्न ताप पृष्ठ अगर किसी का निम्न ताप पृष्ठ है तो वह लाल रंग का तारा होगा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को उनकी मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी आपको ज़्यादा से कम की तरफ बताना है। तो सब मानव शरीर को 6 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद से कार्बन, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद से नाइट्रोजन आपका, फिर कैल्शियम, देन सबसे कम आपको परसेंट में फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में देखेंगे तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस। यहाँ पे अवरोही क्रम बताना है, यानी 1 2 3 4, यानी आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 41 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है, तो यह आपका सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर कैलनर विधि के अनुसार किया जाता है, यह भी आपका सही है। तीसरा आपका गैल्मियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है, तो यह आपका गलत है। गैल्नियम का नहीं, इसमें सेलिनम धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। तो यहाँ पे असत्य बताना था, तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। उत्परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह सिद्धांत ह्यूग डो ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह सही है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, यह सही है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे सत्य पूछा है, तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। भूण विज्ञान की स्थापना डब्ल्यू फ्लेमिंग, यह आपका सही है। विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण डी इवानोव्स्की, यह भी आपका सही है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी नाल एवं रस्का, यह भी आपका सही है। कृत्रिम हृदय का निर्माण क्रिश्चियन बर्नार्ड, यह आपका गलत है, क्योंकि कृत्रिम हृदय का निर्माण रॉबर्ट जार्विक के द्वारा विकसित किया गया था। वहीं क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का पहली बार ट्रांसप्लांट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य नहीं है, तो यह बताना है आपको।
यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है, यह सही है। यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रस में वृद्धि करता है, यह भी सही है। लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, यह आपका गलत है। कम नहीं करता है, बढ़ाता है। यह पुतली को फैलाता है, तो यह भी गलत है। फैलाता नहीं है, जबकि यह संकुचित करता है। तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया था, इसलिए आपका 3 और 4 नहीं इसमें शामिल, उसका कार्य नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक अनुच्छेद 13 से संबंधित है? आच्छादन का सिद्धांत, यह भी आर्टिकल 13 से यह संबंधित है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यह भी आर्टिकल 13 से संबंधित है। अधित्याग का सिद्धांत, यह भी आपका आर्टिकल 13 से संबंधित है। इस प्रकार आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एकांतता का अधिकार राजगोपालम बनाम तमिलनाडु राज्य, यह आपका सही है। निःशुल्क विधिक सहायता MM हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य, यह भी आपका सही है। चिकित्सा पाने का अधिकार परमानंद कटरा बनाम भारत संघ, यह भी सही है। आश्रय का अधिकार मेनका गांधी बनाम उत्तर प्रदेश, यह आपका गलत है, क्योंकि आश्रय का जो सिद्धांत है वह मेनका गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य नहीं, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1998 के मामले में आया था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर आरोप एक संकल्प के रूप में लाएगा, यह आपका सही है। प्रस्तावित संकल्प उस सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/5 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। 1/5 नहीं, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, यह आपका सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सत्य पूछा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्ण न्याय का शब्द भारतीय संविधान पूर्ण न्याय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो यह आपका 142 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं आपको बताना है, तो देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112, यह सही है आपका। भारतीय सरकार द्वारा उधार लेना 292, यह आपका सही है। संघ राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए गए व्यय, तो यह अनुच्छेद 282 में इसका वर्णन है। संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट, यहाँ पे 200, यह आर्टिकल 296 में नहीं है, यह आपका आर्टिकल 285 में। इस तरीके से यह आपका गलत है, यानी यहाँ पे 285 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल 7 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में, तो यह गलत है। 7 नहीं बल्कि 6 राज्यों में विधान परिषद आपका अस्तित्व में। कर्नाटक और बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या असमान है, तो यह गलत है, क्योंकि दोनों जगह आपका समान है, यानी 75-75 विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। यहाँ पे सत्य पूछा गया था, तो यहाँ पे तो न तो 1 और न तो 2, यानी यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 50 में। आपको बताता चलूँ कि 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र तथा तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नियम दिया है गया एक तरफ, और वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये बताना है। नियम 388, सदन में सारे नियमों को किनार कर किसी भी विषय पर चर्चा, यह सही है आपका। नियम 377, लोक महत्व एवं निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामले, यह भी आपका सही है। नियम 184, जनहित मामला पर बहस एवं मतदान, यह भी आपका सही है। जबकि नियम 115, अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस, यह अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस से संबंधित नहीं है।
नियम 115 के अंतर्गत संसद सदस्यों को किसी अन्य सदस्य या मंत्री के वक्तव्य में त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर्नल टाड ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा था। तो यह सही है। इतिहासकार बदायूं ने अकबर को इस्लाम का सच्चा मित्र कहा है। यह गलत है। बदायूं द्वारा अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा गया है, न कि मित्र। तो इस तरीके से इसमें सत्य पूछा था तो केवल 1 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 53 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ दिया गया है आपका प्लेस और दूसरी तरफ समाधान की विधि। तो यहाँ पर देखेंगे लोथल में संयुक्त समाधान का विधि का प्रचलन था, जबकि आप बात करेंगे हड़प्पा का तो हड़प्पा में आपका ताबूत समाधान का प्रावधान था। वहीं सनौली में विस्तारित समाधान का प्रावधान था, जबकि मोहनजोदड़ो में कलश समाधान का प्रावधान था। तो इस तरीके से 3-4-2 यानी 3-4-2-1 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्नी के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो एक तरफ अक्षात्राप का संबंध आय व्यय का गणनाध्यक्ष होता है। पालागल विदूषक को कहते थे। सूत रथ का नायक या फिर रथ को हाँकने वाले को सूत कहा जाता था। छत्ता द्वारपाल को कहा जाता था। तो इस तरीके से 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरवगेन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ औरवगेन के काल की कुछ प्रथाएं दी गई हैं और वह किन किन वर्षों में लागू की गई थी, उनका कालानुक्रमांक सुनिश्चित करना है। तुलादान प्रथा बंदी, तो यह आपका 1669 ईस्वी का है। जजिया कर लगाना, तो जजिया कर की बात करेंगे तो 1679 ईस्वी का है यह। दरबारी प्रणाम की जगह सलाम औलेकुम का प्रयोग, तो यह आपका 1670 ईस्वी का है। जबकि बात करेंगे दरबार में संगीत पर प्रतिबंध, तो यह आपका 1670 ईस्वी का 1668 ईस्वी का प्रावधान है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपका 4 होना चाहिए। 4-1-3-2 यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अलतमगा यह पुरस्कार स्वरूप दिए गए भू अनुदान को कहा जाता था, यह सही है। कनकूत लगा निर्धारण की पद्धति होती थी, यह भी सही है। जरीब भू राजस्व का ठेकेदार, यह गलत है। जरीब भू राजस्व की एक मापन इकाई होती थी। खम्स युद्ध में प्राप्त शत्रु संपत्ति, इसको खम्स कहा जाता था। तो इस तरीके से आपका सी सही सुमेलित नहीं है और ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ और सबसे बाद के क्रम में इसे आपको सजाना है। तो दक्कन विद्रोह की बात करते हैं तो आपका दक्कन विद्रोह 1874 ईस्वी में हुआ था। दक्कन विद्रोह 1874 ईस्वी। खांसी की बात करते हैं तो यह 1827 से 33 के बीच हुआ था। वहीं फैराजी की बात करें तो यह आपका 1838 ईस्वी में हुआ था, जबकि जयंतिया विद्रोह 1860 में हुआ था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे 2 4 3 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। एक तरफ गवर्नर जनरल, एक तरफ उनके कार्य। तो लॉर्ड डफरिन द्वारा बर्मा का विलय किया गया था। लॉर्ड एटनब्रो सिंध का विलय इनके द्वारा किया गया था। लॉर्ड इरविन दीपावली घोषणा से संबंधित थे। लॉर्ड रीडिंग
या एकमात्र यहूदी वायसराय थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 3-1-2-4 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सैडलर कमीशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। तो सैडलर कमीशन के अनुशासन के अनुसार स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, तो यह सही है। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए, यह भी सही है। महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड नियुक्त किया जाना चाहिए, तो यह भी आपका सही है। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या निषेध नियम 1801, तो यह गलत है क्योंकि यह 1804 ईस्वी में हुआ था, तो यही यहाँ पे आपका रॉन्ग मैच है और यह सही हो जाएगा। दास प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में हुआ था, यह सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1919 का है। सम्मति आयु अधिनियम 1804 ईस्वी का है, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था, उनमें से राज्य और राजा के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राजा है, तो देखेंगे कौशल महेंद्र, यह आपका सही है। महाकंतार व्याधिराज, यह सही है। कांची विष्णुगुप्त, तो यह भी आपका सही है। जबकि पुष्टपुर की बात करेंगे तो स्वामी दत्त नहीं, यहाँ पे महेंद्रगिरी थे यहाँ के शासक, तो यहाँ पे महेंद्रगिरी यहाँ पे होना चाहिए, आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मीर कासिम द्वारा बंगाल का नवाब बनने के बाद किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। इसने आबाबाब नामक नया कर लगाया, यह सही है। पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर लिया, यह भी सही है। अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक और कर खजरी जमा भी वसूल किया है, यह भी सही है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक फ्रांसीसी अधिकारी वाल्टर रिनहार्ड को नियुक्त किया, तो यहाँ पे यह एक फ्रांसीसी अधिकारी नहीं था, यह एक जर्मन अधिकारी था, यहाँ पे यही गलत है आपका। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिवाजी की निम्न विजयों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो आपको कालानुक्रम बताना है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें। सूरत शिवाजी द्वारा 1670 ईस्वी में जीता गया था। वहीं सालहेर का दुर्ग विजय, तो सालहेर की बात करेंगे तो ये आपका 1671 में इनके द्वारा जीता गया था। पन्हाला को इन्होंने 1673 ईस्वी में जीता था, जबकि जिंजी को इनके द्वारा 1678 ईस्वी में जीता गया था। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योगों के ह्रास के परिणाम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसके कारण गांव को औद्योगिक सामग्री के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ा, यह सही है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर आश्रित लोगों की जनसंख्या बढ़ गई थी, यह भी सही है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था की नहीं है। इसमें भूमि का स्वामित्व तो किसानों को दे दिया गया, यह सही है। किसान भूमि का विक्रय तो कर सकते थे परंतु उसे गिरवी नहीं रख सकते थे, यह गलत है। बिक्री के साथ साथ उसे गिरवी भी रखने का इसमें अधिकार था। लगान अदायगी की प्रत्येक वर्ष 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा की जाएगी, यह सही है। इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना होता था, यह भी सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में लागू किया गया था। यह 1972 ईस्वी में कर्नल रीड तथा मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 66 नंबर। फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया, यह सही है। उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में बाबा रामचंद्र का
के प्रयासों से हुआ था। तो यह गलत है, यह इनके प्रयासों से नहीं बल्कि गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के द्वारा इसका गठन किया गया था। बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध किसान सभा का गठन किया गया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गदर पार्टी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के फ्रांसिस्को नगर में हुआ था, यह सही है। लाला हरदयाल इसके अध्यक्ष बने, यह आपका गलत है। इसके अध्यक्ष लाला हरदयाल नहीं, मोहन सिंह भाखना थे। इन्होंने गदर नामक पत्रिका निकाला, यह सही है। यह पत्र पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी तथा संस्कृत सहित कई अन्य भाषाओं में निकलता था। तो इसमें संस्कृत शामिल नहीं था, इसलिए आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे गलत पूछा था तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 68 नंबर। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो यह 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे अभिकथन दिया गया है, शेरशाह सूरी ने शासक बनने के पश्चात सबसे पहले पंजाब तथा गोखर की विजय की थी, यह सही है। शेरशाह सीमांत प्रदेशों से मुगल के किसी भी संभावित आक्रमण को रोकने के लिए बेलन दर्रे एवं पेशावर से आने वाले मार्गों को सुरक्षित रखना चाहता था। तो इसका कारण भी सही है और तथा इसकी यह व्याख्या भी करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बलबन के राजत्व का पूरा विवरण बसाया नामक पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण कर बहमनी शासक महमूद शाह को कासिम बरीद के चुंगल से निकालकर पुनः सिंहासनारूढ़ किया था, यह सही है। इस उपलक्ष्य में उसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की थी, यह भी सही है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लागू की गई करोड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था को उसके दीवान एतमाद खां ने 1562 ईस्वी में लागू किया था, यह सही है। इसके तहत संपूर्ण खालसा भूमि को 185 राजस्व भागों में विभाजित किया गया था, यह गलत है। 185 नहीं, 182 राजस्व भागों में इसे विभाजित किया गया था। प्रत्येक राजस्व भाग की मालगुजारी 2.80 लाख करोड़ यानी 1 करोड़ दाम प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था, यह भी गलत है। 2.80 नहीं, 2.50 लाख करोड़ रुपए को 1 करोड़ी दाम बोला जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपका डी सही हो जाएगा 72 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल वे होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के ऋणायन उत्पन्न करते हैं। तो हाइड्रोजन के ऋणायन नहीं, धनायन को जो उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल बोला जाता है। क्षार वे होते हैं जो अम्लीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, तो यह आपका सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे सही पूछा है तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है आपका। अभिकथन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है, यह सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में उपस्थित होमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सिलिक होमोग्लोबिन बनाता है, यह भी आपका सही है तथा यह इसकी व्याख्या भी करता है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 75 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है आपका नाइट्रोजनी उर्वरक और एक तरफ है नाइट्रोजन की मात्रा, तो बताना इसमें कितनी मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, यह सही है। कैल्शियम साइनाइड में नाइट्रोजन की मात्रा 40% होता है, यह भी सही है। अमोनिया सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 36% यहाँ पे दिया हो गया है, जो कि गलत है क्योंकि यह 20 से 23% होता है। वहीं कैल्शियम
अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 24% होती है, यह सही है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 76 नंबर। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। एक तरफ दिया है धातु और एक तरफ दिया गया है उसका अयस्क सोडियम। सोडियम का आपका अयस्क होता है क्रायोलाइट, जबकि पोटेशियम का कार्नोलाइट, मैग्नीशियम का आपका होता है सोनाइट। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का आपका केराजीराइट होता है। तो इस तरीके से आप 76 में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक छड़ी से धूल भरे ऊनी कपड़ों को पीटने से धूल के कण नीचे गिर पड़ते हैं, यह आपका सही है। छड़ी से पीटने पर कपड़े में गति पैदा हो जाती है, इसके कारण धूल के कण गतिमान अवस्था में आ जाते हैं और कपड़े से अलग हो जाते हैं। तो यह आपका गलत है, क्योंकि जब छड़ी से पीटते हैं तो कपड़ा तो गतिमान अवस्था में आ जाता है, लेकिन धूल के कण विराम अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण वह कपड़े से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? तो यह आपका 28.35 ग्राम के बराबर होता है। जो औंस है वह द्रव्यमान का मात्रक होता है और जिसकी वैल्यू 28.35 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओडोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ओडोमीटर का प्रयोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में किया जाता है, जबकि द्रव के विशिष्ट गुरुत्व के मापन में पिकनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी पिकनोमीटर। जबकि प्रकाश की तीव्रता फोनोमीटर द्वारा नापा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। क्लोरेलीन प्रतिजैविक क्लोरेला नामक शैवाल से तैयार की जाती है, तो यह सही है। यह ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं से रक्षा करती है, यह भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे सही कथन पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से प्रकंद के उदाहरण है? तो प्रकंद की बात करें तो प्रकंद में हल्दी, अदरक, केला तथा फर्न आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हल्दी और अदरक प्रकंद की श्रेणी में शामिल है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ई सही है, ए सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तना से रिलेटेड जितने भी प्रकंद हैं उन सब के बारे में जानते हैं। कंद में आपका आलू आता है, सलकंद में प्याज तथा लहसुन। धनकंद की बात करेंगे तो बांडा, अरबी तथा इसमें केसर को शामिल किया जाता है, जबकि प्रकंद में हल्दी, अदरक, केला तथा फर्न को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में कैल्शियम के प्रमुख कार्य कौन से हैं, यह बताना है आपको। तो यह वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस द्वारा यह कार्य किया जाता है। यह अस्थि और दांतों का निर्माण करता है, यह सही है आपका। यह रक्त के जमने में सहायता करता है, यह भी आपका सही है। यह एंजाइम को स्रावित होने में सहायता करता है, तो यह भी सही है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 83 नंबर। आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाले जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में बताना है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह सही है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, यह भी सही है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है, यह भी सही है। यह हड्डियों को गलाता है, यह भी सही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किया गया? तो यह आपका 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ सूची दी गई है अनुसूची और एक तरफ उनसे रिलेटेड उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय तथा त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। दूसरी अनुसूची की बात करें
जिसमें राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के बारे में उपबंध है, तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसमें 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, जबकि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए? कूट के माध्यम से सही कथन का चयन करें। इसके द्वारा विभिन्न विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया, तो यह सही है। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई, तो यह भी सही है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था आरंभ की गई, यह भी सही है। पहली बार सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया, यह गलत है, क्योंकि यह प्रावधान 1909 के अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 87 नंबर। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से भाग संविधान में जोड़े गए? तो यहाँ पे 4 कर क यह जोड़ा गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 9 का भी शामिल किया गया है। उसके बाद इसमें नगर पालिका के संबंध में प्रावधान है। 14 क को भी जोड़ा गया है, जिसमें ट्रिब्यूनल की बात की गई है, लेकिन 10 क इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 पहला इसमें आपका महाराष्ट्र राज्य ने अपने पहले संविधान उद्यान की स्थापना 29 अप्रैल 2024 को नागपुर में किया है, तो यह गलत है, क्योंकि इसका की स्थापना पुणे में किया गया, न कि नागपुर में। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालकन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो यह आपका सही है। तो इसमें आपका सही पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुच्छेद दिया गया, एक तरफ प्रावधान है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा पदेन सभापति होता है, यह सही है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में प्रावधान दिया गया, यह भी सही है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यह गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में नहीं, जबकि इसमें राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने का प्रावधान है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर। प्रतिषेध रीट के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह सिर्फ न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है, यह सही है। यह प्रशासनिक अधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है, यह गलत है। यह विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो यह भी प्रावधान गलत है। यह अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो यह सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 4 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 91 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, यह सही है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यह भी सही है। जीन डीएनए से बने होते हैं, तो यह भी आपका सही है। यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। भारत डायनामिक्स, यह आपका हैदराबाद में है। मझगांव डाक लिमिटेड, यह आपका मुंबई में है। वहीं भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, यह आपका बेंगलुरु में है। जबकि गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड, यह आपका कोलकाता में स्थित है। तो इस तरीके से देखेंगे आप तो 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंगारू को स्तनी वर्ग के कौन से उपवर्ग में सम्मिलित किया जाता है?
तो इसको मेटाथेरियन में सम्मिलित किया जाता है। मेटाथेरियन में वे जीव आते हैं जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं तथा उनके बच्चे मार्सुपियल नामक थैली में रहते हैं, जबकि प्रोटोथेरियन के अंतर्गत अंडे देने वाले जीवों को शामिल किया जाता है, जैसे एकिडना। वहीं यूथेरियन की बात करें तो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले जीवों को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे हाथी तथा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 94 नंबर। लसिका में उपस्थित कौन एक हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है? तो यह आपका लिम्फोसाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता? हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन, तो यह यकृत द्वारा किया जाता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन, यह भी यकृत का कार्य है। शरीर के ताप को बनाए रखना, यह भी यकृत द्वारा किया जाता है। वहीं वसाओं का इम्लिसीकरण, यह यकृत द्वारा नहीं, यह पीत रस द्वारा यानी पित्ताशय द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है? तो यह आपका फ्लोरीन की कमी से होता है। ऑप्शन ए सही है इसमें। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, जो कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अभिकथन ए दिया है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती है। यह सही है। कारण दिया गया है, चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। तो यह भी सही है तथा यह अभिकथन की व्याख्या भी करती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 98 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया मूल राशि और दूसरी तरफ दिया गया एसआई मात्रक। पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई मात्रक मोल होता है, यह सही है। ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक केंडला होता है, यह भी सही है। उष्मा गतिकी ताप, इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। वहीं द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, न कि मिलीग्राम। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। तो यह आपका 1983 में रखा गया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 100 नंबर। एक तरफ संक्षेप शब्दों का संक्षिप्त रूप दिया गया तथा पूर्ण रूप का सही मिलान देखना है कि सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे दिया गया URL यूनिफायर रिसोर्स लोकेटर, तो यह आपका सही है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, तो यह भी आपका सही है। VADS बायस एक्टिविटी डिटेक्शन, तो यह भी आपका सही है। यानी यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं सारे सही सुमेलित हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 101। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संघ सरकार, तो संघ सरकार का वर्णन भाग 5 में है, यह सही है। सहकारी समितियाँ 9 क दिया गया है यहाँ पे, यह गलत है क्योंकि सहकारी समितियों का प्रावधान भाग 9 ख में दिया गया है, न कि 9 क में। वहीं राजभाषा भाग 17 में तथा संविधान संशोधन भाग 20 में इसका प्रावधान दिया गया, तो ये दोनों सत्य हैं। यानी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता? नागरिकता किया जा सकता है। 6वीं अनुसूची, इसमें भी संशोधन साधारण विधेयक से किया जाता है। तथा नए राज्यों का निर्माण, इसमें भी साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। वहीं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की इसमें आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्वों के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त कथन किस वाद में कहा था? तो यह आपका मिनर्वा मिल्स वाद में ऐसा कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 265 में इसका प्रावधान है। जबकि 263 की बात करें
तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में इसमें वर्णन है। वहीं 265 में विधि के प्राधिकरण के बिना करों का अधिरोपण न किए जाने का प्रावधान है, जबकि आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथनों का चयन करें। इसमें सत्य कथन बताना है। भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में है, यह सही है। दूसरा दिया गया है, भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद की 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक है, यह गलत है। 2/3 बहुमत से नहीं, यहाँ पे साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 156 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, यह सही है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, यह भी सही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, तो यह भी विकल्प सही है। लास्ट देखते हैं, पुरुष, स्त्री तथा बच्चों की शिक्षा, तो प्रस्तावना में इसका प्रावधान नहीं किया गया, तो यही गलत है। इसमें गलत पूछा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था? तो यह आपका 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से प्रावधान है संविधान में, इसके बारे में बताना है। किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित होने से, सही है, ऐसा हो सकता है। रक्त संबंध या वंश क्रम के आधार पर इसके द्वारा भी नागरिकता ली जा सकती है। देशीकरण द्वारा, इसके द्वारा भी ली जा सकती है। तो यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं वो सारे सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है या फिर करते हैं? तो आर्टिकल 74 तथा 75 में संसदीय व्यवस्था का उपबंध है। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? तो आपका 21 वर्ष थी। इसमें इस संशोधन के तहत 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता का आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता से है? तो 5 टाइप की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय प्रस्तावना में दिया गया है, जो इस प्रकार है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीनपनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो यह हुमायूं के द्वारा हुई थी, इसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं का अंत मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर, जसवंत एवं दसावन नामक चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो यह अकबर के दरबार में से संबंधित थे। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस मुगल शासक के काल में हुई है? तो यह औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज़्यादा हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे ज़्यादा तुगलक वंश द्वारा राज्य किया गया है, उसके बाद से मामूलक वंश द्वारा, उसके बाद से लोधी वंश, उसके बाद से सैयद वंश, और सबसे कम दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला वंश खिलजी वंश है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर, भाई हिंद का युद्ध हुआ था, तो यह महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच 1008 तथा 9 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भीतरी ग्रह पाए जाते हैं, तो भीतरी ग्रह किनके बीच पाए जाते हैं यह बताना है। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य आपको भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो यह है आपका वन्यजीव विहारों का परिसीमन। इसमें समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। वहीं संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन में समुदायों की सीधी भागीदारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 119 नंबर, आइसोनेफ रेखा है,
तो आइसोनेफ रेखा मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। वहीं बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को आइसोनिफ बोला जाता है, जबकि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है उसे डेटम रेखा कहा जाता है, जबकि किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा आइसोनोमल कहा जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 120 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विभाजित करने का मुख्य आधार है? तो यह है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे। यदि अगर किसी उद्यम का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग बोला जाता है। वहीं अगर कोई निजी व्यक्ति किसी उद्योग का स्वामी होता है तो उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? तो यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं सारे मानव पूंजी स्रोत के निर्माण के स्रोत हैं। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन तथा सूचना, तो ये सारे इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। औसत आयु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह देश की कुल आयु को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, तो यह सही है। औसत आयु को प्रति व्यक्ति आयु भी कहा जाता है, यह भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुएं से अमेरिका के उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? तो यह बिग इंच पाइपलाइन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। वहीं कामेकान पाइपलाइन का प्रयोग पूर्वी सोवियत संघ में किया जाता है। वहीं नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से रूस तथा जर्मनी को तेल की सप्लाई की जाती है, जबकि टैप लाइन दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक तेल की पाइपलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? तो यह स्थानांतरित कृषि है। इसके अंतर्गत पेड़ों को तथा झाड़ियों को काटकर जलाया जाता है तथा उसमें खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, इसे ध्यान से देखें। दिसंबर 2023 में विश्व की सबसे गहरी एवं सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन किस देश में प्रारंभ किया गया? तो यह चीन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की जिला एवं तहसील अदालतों की पहली बार लाइव सुनवाई हुई है? तो यह आपका एमपी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र यानी एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह आपका लखनऊ में स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक दिवस का आयोजन दिसंबर में नहीं किया जाता? तो यहाँ पे विश्व एड्स दिवस, इसका आयोजन दिसंबर में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दस्ता उन्मूलन दिवस, इसका भी आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इसका भी दिसंबर में आयोजन किया जाता है। जबकि विश्व शौचालय दिवस का आयोजन दिसंबर में नहीं 19 नवंबर को किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो UNEP के द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया? तो यह अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने?
तो यह आपके पोलैंड के बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ये आपको टेलर स्विफ्ट जी को यहाँ पे चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ किया गया? तो यह आपका बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 एवं 35A के निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया गया। अनुच्छेद 370 किस वर्ष में अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था? तो यह वर्ष 1949 ईस्वी में अस्थायी प्रावधान के रूप में 370 को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में मुख्य निर्वाचन एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त और पदावधि विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे इसको बताना कौन इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री तो इसमें शामिल है, केंद्रीय विधि मंत्री यह इसमें शामिल नहीं है, आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री शामिल है इसमें, लोकसभा में प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 एवं जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो यह आपका 11 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका तिरुवनंतपुरम में किया गया इसका आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह दिया मिर्जा को किया गया था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 142 नंबर। दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। वह किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है? तो यह हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है पुष्पा भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में फ्रांस के किस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह आपका सेरगी में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में किस देश में स्थित साल्टन सागर में भारी लिथियम भंडारों की खोज की गई? तो यह आपका USA में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान आर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया था? तो यह आपको किरण बेदी जी को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो यह आपका नई दिल्ली में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर। दिसंबर 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति को किस देश में आयोजित बैठक में गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो यह आपका किया गया था कसाने बोत्सवाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड लास्ट। दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BCC का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो यह डॉक्टर समीर शाह को किया गया था। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। दिसंबर 2023 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा है। तो इसमें भारत का स्थान 7वां रहा है। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।